नमस्कार। वेलकम टू माइंड स्कूप एजुकेशन। मैं हूं नरवीर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ब्लड का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनती है इस टाइप से कि ये एक रेड फ्लूइड होगा, यानी लाल तरल होगा। जो ब्लड है वो डिफरेंट काम फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, परिवहन का काम करता है, प्रोटेक्शन सुरक्षा का काम करता है, रेगुलेशन विनियमन का काम करता है। तो ये क्या सारे काम ब्लड ही करता है? केवल ब्लड को क्रेडिट दिया जाता है ये काम का, क्योंकि इसको काम करने के लिए इसके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप देख रहे हैं हमने ब्लड में एक कार का एग्जांपल लिया है इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो आप देखें ये पार्ट कार का एक कंपोनेंट्स होता है या पार्ट्स होता है जिसे हम रेडिएटर कहते हैं। ये पार्ट होता है कार का हेडलैम्प, जिसे हम हेडलाइट के नाम से भी जानते हैं। ये इसके व्हील्स हैं। इसी प्रकार से कार में इंजन भी प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट पार्ट्स जब असेंबल किए जाते हैं तो हम इसको कार बोल देते हैं। हम इस पर्टिकुलर को कभी भी जब कार का नाम लिया जाता है तो कभी भी आपके दिमाग में ये इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी या हेडलाइट के रूप में नहीं बनेगी। हमेशा कार का नाम लेते ही आपके पास आपके दिमाग में ये इमेज फॉर्मेशन होती है, ये इमेज बनती है कि कार का नाम लिया और इमेज ऐसी बनेगी। कभी भी व्हील्स के रूप में इमेज नहीं बनेगी, कभी भी हेडलैम्प के रूप में इमेज नहीं बनेगी आपके दिमाग में, कभी भी कार के इंजन के रूप में इमेज नहीं बनेगी। कार का नाम लेते ही हम समझ जाते हैं ये। मगर इस कार में ये अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे अंधेरा हो जाता है तो हेडलैम्प होता है, हेडलाइट होता है, वो विजिबिलिटी के लिए काम किया जाता है। रेडिएटर की बात करें तो रेडिएटर जो होता है वो टेम्परेचर, जो इंजन का टेम्परेचर है ओवर हीटिंग से बचाने के लिए जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो रेडिएटर होता है। यानी कार को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाने के लिए उसके पास टायर्स होते हैं या व्हील्स कह सकते हैं हम। वो व्हील्स लगे होते हैं उसमें जो एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ले जाते हैं। उसी प्रकार से ये अलग अलग जो फंक्शन है वो अलग अलग पार्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं कार में। और क्रेडिट किसको जा रहा है? कार को, कि कार चल रही है, कार की स्पीड ये है, कार में ये फीचर है, वो फीचर है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो डिपेंड करते हैं उस कार में कौन कौन सा पार्ट का क्या क्या काम है, ये डिफरेंट फंक्शन। इसी प्रकार से हमारा ब्लड भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि उसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स कह देते हैं, कंपोनेंट्स कह देते हैं, ब्लड के भाग कह देते हैं। तो ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जिसके कारण हमारे दिमाग में ऐसा इमेज होता है ब्लड का। रेड कलर का फ्लूइड है, मगर इसमें ये चार मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है, ये थर्ड कंपोनेंट है और ये फोर्थ कंपोनेंट है। चलो इनको देख लेते हैं। इनका नाम क्या है कि जो ब्लड में प्रेजेंट है, जब इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ब्लड में ये डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर आते हैं। तो जो पहला पार्ट है इसका, जिसको हम
प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका, इसको आरबीसीज के नाम से जानते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल्सेस कह देते हैं, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं कह सकते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है इसका डब्ल्यूबीसी है, इसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सेस कह सकते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं कह सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आता है इसका ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। ये चार मेन पार्ट होते हैं ब्लड के। तो कौन सा पार्ट कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है ब्लड में, उनके बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। तो 55% जो भाग होता है, 55 से 60% भाग होता है वो प्लाज्मा रखता है। फिर बाकी पार्ट्स कितना परसेंटेज रखते हैं, आरबीसी कितना परसेंटेज रखता है, डब्ल्यूबीसी कितना परसेंटेज रखता है। तो चलो बात कर लेते हैं इनके बारे में। यानी ये पार्ट अगर बात की जाए, ये आरबीसी पार्ट मान लिया जाए, तो ये होता है 40 से 45% लगभग, अप्रोक्स होती है वैल्यू। जो 1% भाग होता है, 1% या 1% से भी कम, 1% से भी कम या 1% हो सकता है, उनमें डब्ल्यूबीसी भी शामिल है और आपका प्लेटलेट्स भी। ये 1% या 1% से कम है हमारे ब्लड में। तो ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो प्लाज्मा है, उसके बाद आरबीसी प्रेजेंट है, और उसके बाद ब्लड प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी 1% या 1% से कम हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो चलिए इनको और डिटेल से समझ लेते हैं एक बार। तो ब्लड के पार्ट्स की बात करते हैं। तो हमने ब्लड के पार्ट्स पढ़े हैं अभी डिटेल से, तो एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ब्लड के पार्ट्स के बारे में कि ब्लड है, रक्त है, ब्लड कह दो या रक्त कह दो। इसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहले डिवाइड होता है प्लाज्मा, पहला भाग होता है इसका प्लाज्मा। दूसरा भाग होता है इसका सेल्स कह देते हैं, कोशिकाएं। या कॉर्पल्सेस कह देते हैं, कणिकाएं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। यानी रक्त बिंबाणु। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड तरल अवस्था में होता है। ये अब क्वेश्चन दिमाग में होगा कि ये तरल अवस्था में क्यों होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट प्रेजेंट होती है वाटर की प्रेजेंट होती है, 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है, पानी, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये सेल्स है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण
ये ट्रांसपोर्ट करवाता है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, हार्मोन्स हो। तो चलो प्लाज्मा के वर्क की बात कर लेते हैं कि क्या क्या काम करता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के वर्क की बात करते हैं, फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है, क्या क्या फंक्शन है इसके, क्या क्या काम है इनके। तो सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट करवाता है, ट्रांसपोर्ट। हाँ, जो ब्लड का काम था ट्रांसपोर्ट का हमने पहले पढ़ा था, जो हम ब्लड को क्रेडिट दे रहे थे, वो काम प्रिवेन का प्लाज्मा करता है। तो ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, किन किन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। यानी ब्लड डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, मगर उसमें प्लाज्मा कौन कौन से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है उसकी बात कर लेते हैं। जो प्लाज्मा है वो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स क्या है, पोषक तत्व, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स ये सारे शामिल हैं। वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को, इनको भी ट्रांसपोर्ट जो करने का काम करता है वो प्लाज्मा का काम होता है। और क्या काम करता है प्लाज्मा, प्लाज्मा ही रेगुलेशन का काम करता है, रेगुलेशन। प्लाज्मा है वो रेगुलेशन का भी काम करता है, रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है विनियमन, हिंदी में कहिए तो मेंटेन करने का कह सकते हैं। मेंटेन करने का कह सकते हैं, बैलेंस करने का कह सकते हैं, संतुलन बनाने का कह सकते हैं। तो किन किन चीजों का संतुलन बनाने के, रेगुलेट करने का काम करता है। पहला तो ये तरल को, तरल का संतुलन बनाता है ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, लिक्विड को बैलेंस करने का काम करता है, ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी के कारण क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए कौन जिम्मेवार है, प्लाज्मा, क्योंकि वो लिक्विड को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, इक्वलिटी मेंटेन करके रखता है उसमें। दूसरा काम क्या करता है ये, पीएच बैलेंस। जो पीएच वैल्यू है, पीएच को संतुलन बनाना, किसके कारण, एक बफर सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। बफर सॉल्यूशन क्या है, अगर मान लो एसिडिटी बढ़ जाती है तो वीक बेस उसमें मिल जाते हैं, उसके लिए इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मिनरल्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स कह देते हैं, हाइड्रोकार्बोनेट होता है इसमें, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो बफर सिस्टम के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा करता है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, शरीर का जो तापमान है हमारा, हमारी बॉडी का जो भी तापमान होता है, यूजुअली नॉर्मल एक हेल्दी की बात की जाए, स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। इनको केल्विन, डिग्री फारेनहाइट और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट है टेम्परेचर की, तापमान की, जिसमें वैल्यू अलग अलग होती है टेम्परेचर की यूनिट के हिसाब से। तो कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, जो टेम्परेचर होता है वो हमारा मेंटेन रहता है, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। तो ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने कौन करता है, प्लाज्मा काम करता है। अब बात आती है, हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, चलो बात कर लेते हैं आरबीसी। आरबीसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स।
इरिथ्रोसाइट्स। ये आरबीसी का दूसरा नाम है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनदर नेम ऑफ आरबीसी इरिथ्रोसाइट होता है। अब आरबीसी काम क्या करती है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, चलो देख लेते हैं। ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करती है। आरबीसी है वो भी ट्रांसपोर्ट का काम करती है, परिवहन का काम करती है। तो सोच रहे होंगे सर आपने परिवहन का काम तो उसमें भी बता दिया। वो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो प्लाज्मा होता है। मगर यहां ट्रांसपोर्ट किसका होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। या तो ऑक्सीजन को कैरी करती है या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं। वो कौन होते हैं, आरबीसी। यानी ऑक्सीजन लंग्स से बात की जाए, फेफड़ों से बात की जाए तो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पहुंचती है, वहां पर यूटिलाइज हो जाती है ऑक्सीजन, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लंग्स तक फिर दोबारा से छोड़ दिया जाता है और लंग्स के थ्रू क्या निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये सारा कैरी करने का जो काम करता है वो आरबीसी का होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो इस काम को परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में और डिटेल से पढ़ने वाले हैं बाद में। तो अगली बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। जो डब्ल्यूबीसी है उसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है डब्ल्यूबीसी को। अब बात आती है ब्लड प्लेटलेट्स, इसको नाम से जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाएगा किसको, ब्लड प्लेटलेट्स का। अगर आपसे पूछा जाए ब्लड प्लेटलेट्स का है वो सेकंड नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट है, आरबीसी का इरिथ्रोसाइट है। तो चलो बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी वर्क क्या करती है। ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। ये क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम है। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब क्या है, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है। मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी डिजीज हो जाए तो उनसे फाइट जो करने का काम करता है वो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। चाहे वो वायरस से होने वाले डिजीज हो, चाहे वो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हो, चाहे वो फंगस से होने वाले डिजीज हो या प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज हो, यानी कोई भी पैथोजन हो, उनसे हमारे कोई भी बीमारी हो रखी हो तो उनसे जब फाइट करने वाली होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है। इसलिए इसे सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है, शरीर का सैनिक, क्योंकि ये रक्षा करने का काम करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बात आती है ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। फिर चलो ब्लड प्लेटलेट्स के काम के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा और। अगर ब्लड प्लेटलेट्स की बात की जाती है तो चलो देख लेते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को समझ लेते हैं थोड़ा। कि क्या काम परफॉर्म करता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु कह देते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कह देते हैं इसको। तो ये क्या काम करता है, ये करता है ब्लड क्लोटिंग का काम। किसका काम करता है, ब्लड क्लोटिंग।
यानी रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। यानी ब्लड अगर कट लग जाता है, ब्लड फ्लो होने लग जाए, तो उस ब्लड को रोकने का जो काम करता है, स्टॉप करने का जो काम करता है, वो ब्लड प्लेटलेट्स करता है। ये कैसे काम करता है? ये ब्लड के साथ, रक्त के साथ क्लोटिंग फैक्टर लगा देता है। क्लोटिंग फैक्टर्स, क्लोटिंग फैक्टर्स रक्त जमाने वाले फैक्टर कह सकते हैं, फैक्टर्स लगा देता है। जैसे इसमें प्रोथ्रोम्बिन हो सकता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो सकता है, इनको हम क्लोटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। इनके साथ ब्लड मिक्स होगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। ब्लड क्या हो जाता है? क्लोट हो जाता है, यानी रक्त का थक्का जम जाएगा। ये ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है। अब ब्लड इतना जरूरी है तो ह्यूमन बीइंग में, यानी ह्यूमन बॉडी में बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए? तो चलते हैं, एवरेज ब्लड कितना होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में। अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो उनमें भी एवरेज क्वांटिटी में क्या होता है? ब्लड की एवरेज क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। तो मेल में कितना होना चाहिए? मेल में औसतन एवरेज कह सकते हैं 5 से 6 लीटर होता है। तो फिर फीमेल में कितना होना चाहिए? तो फीमेल में होता है इसमें 4.5 से 5.5 लीटर। अब दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, इसमें 5 से 6 लीटर है, इसमें 4.5 से 5.5 लीटर है, ये आधा लीटर का डिफरेंस कहां गया? तो चलो इस आधे लीटर की भी बात कर लेते हैं, इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। जो मेल होता है उसकी बॉडी होती है वो मस्कुलर बॉडी है, उसमें मस्कुलर टिश्यू ज्यादा प्रेजेंट होता है। मस्कुलर टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक है या गुणवत्ता है कि वो उसको ब्लड ज्यादा चाहिए। तो ब्लड ज्यादा चाहिए, ब्लड फॉर्मेशन ज्यादा होती है। दूसरा, फिर फीमेल में कौन सा टिश्यू ज्यादा प्रेजेंट होता है? एडिपोज टिश्यू, जिसे हम वसीय ऊतक भी बोलते हैं, जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, उसको इतनी ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहला रीजन तो ये है इनमें कि फीमेल में इतना ब्लड कम क्यों है। दूसरा रीजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो सेक्स हार्मोन होता है, वो पाया जाता है, जो ब्लड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण भी हो सकता है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसमें ब्लड का लॉस होता है, ये रीजन भी है। तो और भी एक दो रीजन है इससे रिलेटेड, मगर मेन रीजन की बात की जाए तो ये मेन रीजन है जिनके द्वारा क्या होता है, स्त्रियों में आधा लीटर जो ब्लड होता है वो कम होता है। अब हम पूरी बॉडी की बात करें, पूरे शरीर की बात करें, तो पूरे शरीर का जो मास है उसमें कितना % ब्लड होता है उसकी बात कर लेते हैं। लगभग पूरे शरीर के मास का लगभग 7 से 8% भाग ब्लड के द्वारा बनता है। ब्लड बनाता है रक्त। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक आदमी है जो 70 किलोग्राम का है, तो इसका 70 का 7% बात करें तो 4.9, 70 का 8% की बात करें 5.6, तो 4.9 से 5.6 तक जो लीटर प्रेजेंट होता है ब्लड, उसका निर्माण यानी इतने मास का जो किलोग्राम है, इतने मास का जो निर्माण होगा वो ब्लड करता है। यानी 4.9 से 5.6 तक ये एवरेज है, हम कह सकते हैं
जो एक ह्यूमन बॉडी की बात की जाती है, उसमें 7 से 8% जो भाग होता है वो ब्लड के द्वारा निर्मित होता है। चलो इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप इन वर्ड्स को बार बार देख रहे हैं, आप ब्लड कह देते हैं, खून कह देते हैं, रक्त कह देते हैं, ये नाम तो हमने ऑलमोस्ट सुने रहते हैं, हम सुन रखे हैं ये नाम। जो भी ब्लड कह देते हैं, कोई रक्त कह देता है, कोई खून कह देता है, मगर ये हेमेटो जो वर्ड है ये थोड़ा अलग से दिखाई देगा आपको। ये भी दो वर्ड लिख रखे हैं हमने, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, दोनों का एग्जैक्टली मीनिंग सेम है। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब है ब्लड, ब्लड यानी रक्त। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है रक्त। फिर ये डिफरेंस क्यों? ये रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। किसी रीजन में अलग नाम से जानते हैं इसको, किसी रीजन में अलग स्पेलिंग वर्ड यूज करते हैं, अलग वर्ड लिखते हैं। तो जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, रंग को ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो अमेरिकन लोग इसका यूज करते हैं, ब्रिटिश लोग इसका यूज करते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटिश लोग इसका यूज करते हैं, अमेरिकन लोग इसका यूज कर देते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये वर्ड आए कहां से? ये वर्ड आए हैं ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है, ग्रीक शब्द कह दो, ग्रीक शब्द से आए हैं। कौन से ग्रीक शब्द से आए हैं? हेमा। इसका मतलब होता है ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? ब्लड। इस वर्ड से आए हैं, हेमा वर्ड से। ये वर्ड है जिससे ब्लड बना है, ये हेमेटो वर्ड यूज किए गए हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड और एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस हेमेटो से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे, हेमेटो से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है हेमेटोलॉजी। आपने लॉजी वर्ड हर जगह सुना होगा, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हर जगह लॉजी वर्ड सुना होगा। अगर ये लॉजी वर्ड की बात करें तो लॉजी वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले लॉजी वर्ड की मीनिंग की बात करते हैं। इसका मीनिंग है स्टडी, अध्ययन। और हेमेटो तो पढ़ के आए हैं हम। हेमेटो का मतलब क्या है? ब्लड, ब्लड रक्त, यानी रक्त का अध्ययन। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, या कह देते हैं रक्त विज्ञान, रक्त विज्ञान। क्योंकि आजकल ये वर्ड यूज नहीं होते, रक्त विज्ञान। आजकल इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं। आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं उनमें इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं। कोई भी नहीं पूछेगा कि आपसे हृदय विज्ञान क्या है, जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, हृदय विज्ञान है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कार्डियोलॉजी क्या है। कार्डियो वर्ड है हृदय और लॉजी वर्ड है स्टडी, यानी जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कह देते हैं। उसी प्रकार हेमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं? रक्त का अध्ययन कर लेते हैं। अब रक्त में सारी चीजें आ गई, रक्त का के फॉर्मेशन, रक्त की फॉर्मेशन कैसे होती है, रक्त में डिजीज कौन सी मिलती है, या डिफरेंट टाइप की कोई भी स्टडी ब्लड से रिलेटेड होगी, वो हम किस में करेंगे? हेमेटोलॉजी में करते हैं। अब ये हेमेटोलॉजिस्ट क्या है? लॉजिस्ट जो वर्ड होता है कभी भी साइंस में यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? स्पेशलिस्ट। इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, यानी इसको कह देते हैं विशेषज्ञ। तो ये किसका एक्सपर्ट होता है? हेमेटो मतलब ब्लड होता है। अगर रक्त संबंधी यानी ब्लड रिलेटेड
डिजीज का जो इलाज करता है, जितने भी पेशेंट होंगे जिनको ब्लड रिलेटेड डिजीज होगी, उनका जो इलाज करेगा उसे हम हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, उसको डायग्नोस भी करता है और उनको यह भी देखता है कि इनका इलाज कैसे किया जाएगा इस बीमारी से, चाहे वो एनीमिया हो, चाहे ल्यूकेमिया हो, कोई भी डिजीज हो रखी हो, ब्लड से रिलेटेड डिजीज, उनका जो इलाज करने वाला आता है उन्हें हम हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब इधर एक और वर्ड है हेमेटोपैथोलॉजिस्ट। क्या है? हेमेटो का मतलब सब जानते हैं, लॉजिस्ट का मतलब भी सब जान गए। हेमेटो का मतलब ब्लड होता है, लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट होता है, एक्सपर्ट होता है। अब एक वर्ड यूज हुआ है पैथो। पैथो का मतलब डिसऑर्डर कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं, या सफरिंग फ्रॉम, यानी किससे सफर है वो। पैथो का मतलब मेनली हम डिजीज पढ़ते हैं। यानी हेमेटोपैथोलॉजिस्ट एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जो लैब में वर्क करता है और जो रक्त संबंधित बीमारियों की जानकारी देता है, उनके कारणों के बारे में बताता है। ऐसा स्पेशलिस्ट क्या कहलाता है? हेमेटोपैथोलॉजिस्ट कहलाता है। यानी ऐसा स्पेशलिस्ट जो रक्त संबंधित बीमारियों की जानकारी देता है और उनके कारणों का पता लगाता है। डायग्नोसिस करके, उन डिजीज को डायग्नोज करके, उनसे रिलेटेड क्या कोज है ब्लड रिलेटेड डिजीज के, तो उनको लैब में एग्जामिन करता है। ये ब्लड को, बोन मैरो को, सारी चीजों को लैब में एग्जामिन करेगा और फिर बताएगा कि ये ब्लड रिलेटेड बीमारी है क्या और इसका कारण क्या है। इनकी जानकारी देने वाला हेमेटोपैथोलॉजिस्ट। और रक्त संबंधित बीमारी का पता लग गया तो उस पेशेंट का जो इलाज करने वाला होता है वो हेमेटोलॉजिस्ट होता है। ये इलाज करने वाला है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा पेशेंट के और उनका इलाज करेगा। तो ये हेमेटो से रिलेटेड वर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।